Hello, my dear students. Today we will proceed to our chapter cash flow statement. So yesterday I explained you the format of cash flow from operating activities. I hope उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे. Next is treatment of interest on debentures and interest on loan and interest on investment. So आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे फॉर्मेट में इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट था, तो अब इंटरेस्ट जो हमें निकालना है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे. सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है क्योंकि आपको डिबेंचर्स के ना ओपनिंग बैलेंस भी गिवन होंगे और क्लोजिंग भी गिवन होंगे. सपोज 2017 के बैलेंस भी गिवन और 2016 के. सपोज कंपनी के डिबेंचर्स 31 मार्च 2016 को 1 लाख के थे and now debentures is of rupees 1,50,000. Here question arise, suppose debentures is 10% debentures. 10% debentures का obvious सा meaning है कि rate of interest कितनी है हमारी 10%. But here question arise that interest should be calculated on 1 lakh or on 150 lakh. So the answer is if nothing is mentioned, it means if question is silent regarding. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, किसके रिगार्डिंग साइलेंट है कि जो डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं वो 2016 में, क्योंकि देख पा रहे हो आप 1 लाख से कितने हो गए 150 हो गए, तो इट मीन्स 50,000 के डिबेंचर्स ऑब्वियसली इश्यू तो हुए हैं हमारे ड्यूरिंग द ईयर. बट हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया कि ये इश्यू हुए कब है. बिगिनिंग में ही हो गए थे 150 के, या ड्यूरिंग द ईयर हुए, या एट द एंड हुए हैं सेशन के. तो जब कुछ भी नहीं मेंशन, देन वी एज्यूम that debentures are issued at the end of year. तब हम क्या एज्यूम करेंगे कि डिबेंचर्स कब इश्यू हुए हैं एट द एंड ऑफ ईयर. इट मीन्स ये जो 50,000 के डिबेंचर्स है ये बिल्कुल 31 मार्च 2017 को इश्यू है. तो अब ऑब्वियस ही बात है जब इश्यू ही एट द एंड ऑफ ईयर हुआ है तो इट मीन्स हमें इंटरेस्ट कौन से बैलेंस पर निकालना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस पर, क्योंकि इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने 1 लाख की अमाउंट यूज करी है डिबेंचर्स की. ये जो 50 एडिशनल कंपनी ने इश्यू किया वो साल के एंड में किए. इट मीन्स होल ईयर हमने कितनी अमाउंट्स के डिबेंचर्स यूज करे हैं 1 लाख के, तो कंपनी इंटरेस्ट भी किस पर देगी 1 लाख पर. इज इट क्लियर? इफ नथिंग इज मेंशन देन वी विल अज्यूम दैट डिबेंचर्स आर इश्यूड एट द एंड ऑफ ईयर, सो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस. क्लियर? And now second situation is when it is said that these are issued at the end of year. जब क्वेश्चन में कह ही दिया कि इश्यू कब हुए हैं, एट द एंड हुए, तब तो ऑब्वियस ही बात है इंटरेस्ट तब भी किस पे निकलेगा हमारा ओपनिंग बैलेंस पर, क्योंकि जब एंड में इश्यू होते हैं तो इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस पर ही हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. और जब क्वेश्चन में कहा है कि इश्यू हुए हैं हमारे बिगनिंग में, मीन्स यही क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में ये कह रखे कि ये जो 50,000 के एडिशनल डिबेंचर्स इशू है ना ये बिगनिंग में ही हो गए थे, मतलब 31 मार्च 2016 को. इट मीन्स कंप्लीट ईयर अब हमने कितनी अमाउंट के डिबेंचर्स यूज करे 150 के, ना कि 1 लाख के. क्लियर? तो यहाँ से अब ऑब्वियस हो गया कि हमने 1 लाख की अमाउंट यूज नहीं करी डिबेंचर्स की. कंप्लीट ईयर कितने की करी है 150 की. जब हमने यूज ही 150 की है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट किस पर निकलना चाहिए 150 पर. इट मीन्स इंटरेस्ट कौन से बैलेंस पर निकलेगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस पर. क्लियर? सो आपको क्वेश्चन में डेट मेंशन हो तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना है. कब इश्यू हुए तो आप ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसके रिगार्डिंग कि कब इश्यू हुए तो हम एज्यूम करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर इश्यू हुए, इसलिए इंटरेस्ट किस पर निकलेगा ओपनिंग बैलेंस पर. बट व्हेन इट इज सेड दीज आर इश्यूड एट द बिगनिंग देन वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस. इज इट क्लियर? चलो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. लाइक क्वेश्चन में जब कह रखा हो कि एट द मिडल हुए हैं, लाइक हमारा क्वेश्चन था 1 लाख के थे हमारे बिगनिंग में और एट द एंड आपके कितने डिबेंचर्स हैं 150 के, और क्वेश्चन में कहा दैट 50,000 डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 30th
जून 2016। अब आपको स्टेटमेंट में मेंशन है कि जब डिबेंचर्स इश्यू हुए कब हुए हैं, 30th जून को हुए हैं। इट मीन्स 31 मार्च 2016 से लेके 30th जून तक कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स थे, 1 लाख। लेकिन ये जो 50 के इश्यू हो गए जून के बाद, इट मीन्स 30th जून से लेके 31 मार्च 2017 में कंपनी के कितने डिबेंचर्स हैं, 150 के। तो यहाँ से आई थिंक आपको ऑब्वियस है 1 लाख पे तो हम कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 3 मंथ का, और 150 पे कितने मंथ का करेंगे, 9 मंथ का। तो 1 लाख और 3 मंथ एंड रेट कितनी है हमारी, 10%। लाइकवाइज 9 मंथ और 10% 150 पे। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो देन इट्स इजी। अकॉर्डिंगली जैसा भी कहो 30 जून को इश्यू करे हैं, इट मीन्स 3 मंथ तक तो हमने कंपनी ने कितनी अमाउंट यूज करी है, 1 लाख। लेकिन फिर 50 की डिबेंचर्स इश्यू हो गए तो इट मीन्स 1 लाख से इंक्रीज हो गए, कितने हो गए, 150। कब हो गए, 30th जून को। इसलिए 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 1 लाख पे और 9 मंथ का इंटरेस्ट 150 पे। क्लियर। और इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट तो मैं आपको कल ही बता चुकी थी। इंटरिम डिविडेंड कितना भी ड्यूरिंग द ईयर पे किया, उसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होता है। एक तो हम जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करते हैं वहां पर ऐड करना होता है वर्किंग नोट में, प्लस इंटरिम डिविडेंड पे करना हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एज एन आउटफ्लो शो होगा। क्लियर। और एक ट्रीटमेंट और आपको बताना है, रिजर्व एंड सरप्लस। आपको जब बैलेंस शीट दे रखी है उसके बिहाफ पर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा होगा 2016 का भी और 17 का भी। सपोज हमारा प्रॉफिट है यहाँ 1 लाख और फिर 17 में रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 120। और आपको पता है कि जो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं वो प्रॉफिट से ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो प्रॉफिट अलग से स्पेसिफाई नहीं है। और आपको पता है रेशियोज वाले चैप्टर में समझाया था, सरप्लस का मीनिंग ही यहाँ क्या होता है, प्रॉफिट से। तो जो इनका डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉफिट। ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। सपोज 1 लाख से हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 80 हो गया। इट मीन्स कंपनी को लॉस हो गया 20,000 का। तो ये कंसिडर करना कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, डिक्रीज हो रहा है कंपनी लॉस की सिचुएशन में। क्लियर। और क्वेश्चन करते वक्त ये भी ध्यान रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आप निकाल लोगे इजीली। उसके बाद हमें क्या करने हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने हैं। हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस आ रहा है सब कुछ ऑब्वियस होगा आपको। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के हेड में देख के आप इजीली देख सकते हो एसेट्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। बट अगर पीएनएल बना के दे रखे आपको और वहां से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स ये ध्यान में नहीं रखते, आपको चेंज इन इन्वेंट्री दिया होता है। और चेंज इन इन्वेंट्री का मीनिंग पता है हमें, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ये क्लोजिंग है। ओपनिंग सपोज 40,000 और क्लोजिंग कितनी है, 50,000 है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो हियर यू कैन सी दैट इन्वेंट्री इज इंक्रीज। तो करंट एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ये माइनस होगा। ये पॉइंट्स मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि कई बार इस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया जाता और जबकि हमें ये पॉइंट भी कंसिडर करना होता है। क्लियर।